मास्टर स्ट्रोक में आज सबसे पहले कांग्रेस के दर्द का विश्लेषण करना है। ये दर्द उसके ही लाए कानून की मार का है और इसीलिए शायद महसूस ज्यादा हो रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में आज सोनिया गांधी का तीसरी बार ईडी के सवालों से सामना हुआ। इधर सोनिया ईडी के सवालों का जवाब दे रही थी, उधर कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ देश भर में सड़क पर उतरी हुई थी। आज तो कांग्रेस का नाराज G23 जो गुट है वो भी सोनिया के लिए मैदान में आ गया। तो इस तरह आला कमान के लिए एकजुट पूरी की पूरी कांग्रेस नजर आई, क्योंकि कांग्रेस को भी शायद एहसास है कि लड़ाई गंभीर है, लंबी है। इसीलिए वो सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि संसद तक में ये लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में ईडी को जो अधिकार दिए थे, उन्हीं अधिकार को आज की तारीख में वो चुनौती के रूप में देख रहे हैं। कांग्रेस की इस 360 डिग्री लड़ाई का पूरा विश्लेषण आज हमारी रिपोर्ट में होगा, लेकिन पहले सड़क से सदन तक कांग्रेस की लड़ाई कैसे आज हुई, देखिए। मोदी शासन कैसा है? यहाँ पर कांग्रेस के तमाम जो सांसद और नेता हैं उनको निकाला जा रहा है। कांग्रेस कहे सत्याग्रह, हम लोग सत्याग्रह करेंगे। बीजेपी बताए असत्य आग्रह। ये असत्य के लिए आग्रह है। सत्याग्रह और असत्य का आग्रह। कांग्रेस और बीजेपी की ये लड़ाई है सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर। आज भी सोनिया जब तीसरी बार ईडी के सवालों का जवाब दे रही थी तो कांग्रेस अपने उसी अंदाज में सड़क पर संग्राम छेड़े हुई थी। तमाम सांसद जो कुछ देर पहले हमको यहाँ पर विजय चौक पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, अब जैसे उन्होंने मार्च का ऐलान किया उसके बाद में उनको हिरासत में लिया जा रहा है। ये जो गाड़ी है इसमें गौरव गोगोई समेत जो तमाम सांसद नजर आ रहे हैं। जो पीछे की एक और गाड़ी है इसमें भी जो कांग्रेस के जो तमाम सांसद और जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो यहाँ से लेकर के निकलने की जो तैयारी हो रही है। 3 बसेस निकल गई हैं, तो फिलहाल कांग्रेस के जो तमाम सांसद हैं वो उनको यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। सोनिया से ईडी के सवालों पर बौखलाई कांग्रेस ने दिल्ली ही नहीं पूरे देश में हंगामा किया। मुंबई में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रेलवे को निशाना बनाया। बोरीवली स्टेशन के पास ट्रेन रोककर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस फौरन एक्शन में आई और रेलवे ट्रैक को खाली कराया गया। यूपी के कानपुर में जिला अधिकारी के दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों ने नारेबाजी की। लखनऊ में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर नजर आए। सोनिया से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस का कोहराम पूरे देश में इसी तरह दिखा। ईडी के एक्शन से कांग्रेस किस कदर परेशान है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस का असंतुष्ट धड़ा G23 भी लंबे वक्त के बाद पार्टी के लिए खड़ा नजर आया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने तो जंग की मिसाल तक दे डाली, लेकिन बीजेपी ने भी पलटवार में देरी नहीं की। पहले जमाने में जंगें होती थी, खुले मैदान, लेकिन दोनों तरफ से जंग लड़ने वालों को बादशाह की तरफ से हिदायत होती है, औरत पर हाथ नहीं उठाना और बीमार पर हाथ नहीं उठाना। लिहाजा मैं सरकार से भी और ईडी से भी निवेदन करूंगा, इस हालत में मिसेस गांधी को इतनी बार बार ईडी के सामने, एजेंसीज के सामने बुलाना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, उस घोटाले के बारे में एजेंसीज को जवाब देना ये उनकी आवश्यकता है और यही करने की आवश्यकता है। लेकिन यह परिवार अपने आप को देश से ऊपर, कानून से ऊपर समझता है, इसलिए इनसे कोई पूछे, हिमाकत करे कि इनसे कोई पूछे, इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई सिर्फ परिवार और हमले तक ही नहीं रुकी। कांग्रेस ने ईडी को निशाने पर लिया तो बीजेपी ने सोनिया और राहुल पर तंज कसा। विषय गंभीर विषय है, इस पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहले भी इस पे अपना चिंताएं व्यक्त की हैं। कोई भी कानून एक व्यवस्था समाज में बनाने के लिए उसके लिए होते हैं। प्रजातंत्र में कानून हथियार नहीं बनता। महारानी और युवराजा को
जो रेगुलर तरीके से इंक्वायरी हो रहा है, हम इंक्वायरी नहीं फेस करना चाहते हैं, ये क्या तरीका है? नेशनल हेरल्ड केस में सोनिया गांधी से ईडी ने तीसरे राउंड की पूछताछ की है। सोनिया गांधी से सवालों का सिलसिला शुरू हुआ 21 जुलाई को, जब ईडी ने उनसे 3 घंटे पूछताछ की। फिर 26 जुलाई को सोनिया गांधी से 6 घंटे तक ईडी के सवालों का सिलसिला चला और फिर 27 जुलाई को 3 घंटे। इस तरह सोनिया से ईडी 11 घंटे पूछताछ कर चुकी है। तीसरे दिन की पूछताछ के बाद ईडी ने फिलहाल सोनिया गांधी को कोई नया समन नहीं दिया है। इन 3 दिनों की पूछताछ में सोनिया गांधी से लगभग वही सवाल पूछे गए जो कुछ दिनों पहले राहुल गांधी से पूछे गए थे। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने भी लगभग वही जवाब दिया जो राहुल गांधी ने जांच एजेंसियों को बताए थे। ईडी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोनिया से एसोसिएट जर्नल को दिए लोन और यंग इंडिया में साझेदारी को लेकर सवाल किए गए। पहला सवाल तो यही था कि AJL को 90 करोड़ देने का फैसला किस बैठक में लिया गया और क्या आप उस बैठक में मौजूद थी? 90 करोड़ की रकम पार्टी के चंदे से दी गई। AJL के शेयर्स किस तरह बेचे गए? ईडी ने सोनिया से पूछा कि यंग इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र में काम करती है और क्या यंग इंडिया ने 90 करोड़ का ट्रांसफर लोन चुकाया? अगर चुकाया तो उससे जुड़े दस्तावेज कहाँ हैं? ईडी सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने भी राहुल की तरह फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर मोतीलाल वोहरा का नाम लिया। सोनिया ने ईडी को बताया कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का गठन ऐसे कानून के तहत हुआ है जिसमें मुनाफा शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के बीच नहीं बांटा जा सकता और यंग इंडिया के किसी भी डायरेक्टर को आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। ईडी और सोनिया के इन्हीं सवाल जवाब को लेकर कांग्रेस बिफर गई है। वो सिर्फ बीजेपी पर ही हमलावर नहीं है बल्कि ईडी पर भी भड़क उठी है। तो ये जो ईडी का आतंक है देश के अंदर, ईडी का उपयोग सरकारें गिराने के लिए किया जाता है बड़े रूप के अंदर, जो महाराष्ट्र में देखा भी आपने। सरकारें गिराने का काम तो कर सकती ईडी, पर मंत्रिमंडल बनाने का काम नहीं कर सकती है। पिछले कुछ समय से सरकार पर लगातार ईडी के दुरुपयोग का इल्जाम लग रहा है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन अदालत ने ईडी की शक्तियों पर कोई रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये तो सरकार का जो स्टैंड हो या एक्ट का जो प्रोविजन है उसको वैलिडेट किया है, तो वो तो हम लोग को ये कहना होगा कि जो कोर्ट ने कहा है अच्छा निर्णय दिया है। We are cooperating with the agencies in a full-heartedly, but when this agency is misusing for political vendetta, this agency is misusing for political advantage. It is the duty of the court to examine, to evaluate the actions of these agencies also. हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस ईडी को शक्तियां देने वाले जिस पीएमएलए एक्ट को चुनौती दे रही है उसे यूपीए की सरकार ही लाई थी। हालांकि इस कानून को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2002 में बनाया गया था, लेकिन इसे लागू किया गया 1 जुलाई 2005 को, जब पी चिदम्बरम देश के वित्त मंत्री थे। तो यही इस वक्त की लड़ाई है कि ईडी जो है उसका नाजायज इस्तेमाल हो रहा है, जबकि सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ईडी अपना काम कर रही है और उन लोगों के खिलाफ कर रही है जिन्होंने कथित रूप से भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस लगातार इसे मुद्दा इस बात को कहकर बना रही है कि प्रतिशोध की आग में बीजेपी यानी सरकार ये काम कर रही है। आज ईडी को ताकत देने वाले पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को चुनौती देने वाली 242 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और ईडी की ताकत को बरकरार रखा। पहले आपको ये बताते हैं कि किन किन धाराओं में किन किन शक्तियों को, माफ कीजिएगा, चुनौती दी गई थी अदालत में और फिर अदालत ने क्या कहा उस पर। याचिका में ईडी की गिरफ्तारी की पावर को चुनौती दी गई, लेकिन अदालत ने ईडी की शक्तियां बरकरार रखी, गिरफ्तारी वाली। इसी तरह समन, बयान दर्ज करने, संपत्ति जब्त करने, कुर्की करने, छापा मारने की ईडी की पावर को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, लेकिन कोर्ट ने उसे बरकरार रखा। याचिका में यह भी कहा गया कि ईडी अरेस्ट से जुड़े कागजात आरोपी को देने के लिए बाध्य नहीं है, इस कानून को खत्म कर दिया जाना चाहिए, लेकिन अदालत ने कहा कि इसकी जरूरत हम नहीं समझते हैं। पीएमएलए एक्ट में जमानत की सख्त शर्तों को भी ईडी को लेकर बरकरार रखा गया है
और झूठी जानकारी पर सजा देने के प्रावधान पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। हालांकि वित्त विधेयक से कानून में हुए बदलाव को संवैधानिक मामला मानते हुए अदालत ने इसे 7 जजों की बेंच को रेफर कर दिया गया है। जो बदलाव हुए उन पर सवाल नहीं है, लेकिन जिस रास्ते से हुए हैं उसके लिए एक बेंच को गठित कर दिया गया है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि सरकार ईडी के जरिए विरोधियों पर निशाना बना रही है। इसकी एक बड़ी वजह है ईडी से जुड़ी मामलों में तेजी आना। तो आंकड़ों के जरिए आप समझिए कि एक तो यूपीए का काल 2004 से लेकर 2014 तक, और दूसरा बीजेपी का ये 8 सालों वाला कार्यकाल। तो 2004 से 2014 के यूपीए कार्यकाल में ईडी के पास 104 केसेस आए। एनडीए के 8 साल के कार्यकाल में 888 केसेस आए। यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में ईडी ने 112 रेड की। पिछले 8 साल में 3010 ईडी की रेड हो चुकी है। यूपीए के शासन में ईडी ने 5346 करोड़ की कुर्की की। एनडीए के 8 साल के शासन में कुर्की का आंकड़ा 1,05,000 करोड़ का बताया जा रहा है। यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में ईडी ने कोई संपत्ति जब्त नहीं की, लेकिन पिछले 8 साल में 869 करोड़ की संपत्तियां जब्त की जा चुकी है। पिछले कार्यकाल में यूपीए के ईडी एक भी केस में किसी को दोषी नहीं ठहरा पाई, जबकि पिछले 8 सालों में 23 लोग दोषी करार दिए जा चुके हैं। आंकड़ों से साफ है कि मौजूदा सरकार के वक्त ईडी बहुत एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, और इस दौरान ईडी के केसेस में भी इजाफा हुआ है, और यही वजह है कि ईडी अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे। मास्टर स्ट्रोक में अब बात करेंगे एक ऐसे हत्याकांड की जिससे यह आशंका खड़ी हो गई है कि कट्टरपंथियों का सिरतन से जुदा गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। पहले राजस्थान में टेलर कन्हैया लाल की गला काटकर हत्या की गई। उसके पहले महाराष्ट्र में फार्मेसी चलाने वाले उमेश कोले की हत्या भी इसी तरह की गई थी। मामला वो बाद में आया था, कन्हैया लाल की हत्या के बाद उजागर हुआ था। अब कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी के युवा मोर्चा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। बीजेपी कार्यकर्ता का नाम है प्रवीण नेट्टारू। 26 जुलाई की रात हत्यारों ने उन पर हमला किया। तलवार, कुल्हाड़ी, हंसिया, इन सबसे प्रवीण पर हमला किया गया। हत्या के बाद इलाके में तनाव है। बीजेपी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उनकी हत्या कट्टरपंथी गैंग की तरफ से हुई है। प्रवीण नेट्टारू ने उदयपुर के कन्हैया लाल की हत्या के बाद हत्यारों के खिलाफ पोस्ट लिखा था। उन्होंने कन्हैया लाल की सोच का समर्थन किया था, हत्यारों के खिलाफ लिखा था। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सिरतन से जुदा करने की धमकी देने वालों ने ही प्रवीण पर हमला किया, उनकी हत्या की। हालांकि पुलिस कह रही है कि इस मामले में अभी धार्मिक एंगल पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रवीण नेट्टारू की हत्या से पहले मध्य प्रदेश के निशांक राठौड़ की हत्या में भी इसी तरह की आशंका जताई गई थी। महाराष्ट्र में उमेश कोले की हत्या के कई दिन बाद उसमें धार्मिक एंगल की कड़ियां मिली थी, मत भूलिए। तो सवाल यह है कि क्या गला काटू गैंग अपने काम करने के तरीके को बदल चुका है? सिरतन से जुदा गैंग के एक्टिवेट होने और उसके टारगेट की पड़ताल करती अब ये रिपोर्ट आपके सामने है। कर्नाटक के मंगलुरु में प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद सवाल ये है कि ये रंजिश थी या साजिश? हत्यारों का कोई निजी मकसद था या फिर कट्टरपंथ की पाठशाला से सिरतन से जुदा करने वाला सबक सीख कर आए थे? इस हत्याकांड से सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या गला काटने वाला गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो गया है? सवाल ये भी है कि क्या पीएफआई का गला काट गैंग सुनियोजित तरीके से हिंदूवादी नेताओं की हत्या की साजिश में शामिल है? मंगलुरु के माहौल में यही सारे सवाल तैर रहे हैं, क्योंकि जिस बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू की हत्या की गई वो जिहादी मानसिकता वाले कट्टरपंथियों की हैवानियत पर सवाल उठा रहा था। उसने 29 जून को फेसबुक पोस्ट से कन्हैया लाल के हत्यारों को लानतें भेजी थी और कन्हैया लाल की सोच का समर्थन भी किया था। प्रवीण ने लिखा था,
कि राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन करने के लिए एक टेलर की गला काटकर हत्या कर दी गई और इसका वीडियो भी बनाया गया। इसके बाद पीएम मोदी को भी टारगेट किया गया। ये घटना ऐसे राज्य में हुई जहां कांग्रेस की सरकार है। अब आप सब कहां हैं? पोस्ट में कन्हैयालाल की सोच का समर्थन किया गया था, तो क्या इसी वजह से बीजेपी युवा मोर्चा के हिंदूवादी विचारधारा के नेता की हत्या कर दी गई? बीजेपी कार्यकर्ता ऐसा ही मान रहे हैं और इसीलिए कर्नाटक के मंगलुरु में तनाव है, आक्रोश है। आक्रोश ऐसा है कि कार्यकर्ता अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। बीजेपी के ये कार्यकर्ता अपने ही नेताओं की गाड़ी को घेरे खड़े हैं। गाड़ी के भीतर कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष नलिन कतील है और मंत्री सुनील कुमार भी मौजूद है। ये दोनों नेता प्रवीण को श्रद्धांजलि देने के लिए पुत्तूर आए थे, लेकिन कार्यकर्ता रास्ता रोककर खड़े हो गए। पुलिस को लाठीचार्ज करके भीड़ को हटाना पड़ा, तब नेता अपने ही कार्यकर्ताओं के घेराव से निकल पाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने साथी की हत्या के विरोध में अपनी ही सरकार को घेर लिया है। हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने जिले के सुलिया, कदाबा और पुत्तूर में बंद का ऐलान किया। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा अभियान शुरू कर दिया। चिकमंगलुरु के युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दे दिए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा करने में असफल है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद कर्नाटक सीएम बासवराज एस बोम्मई ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है, दक्षिण कन्नड़ के सुलिया में हमारे पार्टी कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू की बर्बर हत्या की निंदा करता हूं। ऐसे नृशंस हत्याकांड के साजिशकर्ता जल्द गिरफ्तार होंगे और कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। प्रवीण की हत्या के बाद इलाके में तनाव है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रवीण की अंतिम यात्रा में भी बड़े पैमाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित इलाके के लोग जुटे। प्रदर्शन और तनाव बढ़ता देख पुत्तूर में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने 8 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इलाके के सीसीटीवी कैमरास के फुटेज की जांच की जा रही है ताकि हत्यारों का कोई सुराग मिल सके। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि प्रवीण की हत्या के पीछे कट्टरपंथियों का ही हाथ है और पूरी प्लानिंग के साथ ये हत्या की गई है। इसकी वजह से इलाके में तनाव है। रात में प्रवीण के ऊपर 3 लोगों ने हमला किया। हमले में धारदार हथियार, तलवार, कुल्हाड़ी और हंसिया इस्तेमाल किए गए। ये कहा जा सकता है कि उनका मकसद भयानक रक्तपात था, लेकिन हमलावरों ने उदयपुर और अमरावती हत्याकांड की तरह प्रवीण का गला नहीं रेता। तो सवाल है, क्या गला काट गैंग ने अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाया है? उदयपुर में जब टेलर कन्हैयालाल की हत्या की गई तो उनका गला रेता गया था। अमरावती में उमेश कोले की हत्या की गई, वो इसी तरह से थी। उमेश कोले की हत्या में कट्टरपंथियों की गला काट गैंग का नाम भी ना आता अगर उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के बाद हत्यारों ने कबूलनामे का वीडियो नहीं बनाया होता। इन दिनों हत्याकांड के बाद सिर तन से जुदा गैंग निशाने पर आ गया था और इनके तार कट्टरपंथ की फैक्ट्री पीएफआई से जुड़े मिले थे। तो अब 2 घटनाओं से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या कट्टरपंथियों ने हत्या का तरीका बदल दिया है? 26 जुलाई को प्रवीण नेट्टारू को धारदार हथियारों से काट दिया गया, लेकिन गला नहीं काटा। 24 जुलाई को भोपाल में बीटेक छात्र निशांक राठौड़ का कटा हुआ शव मिला। निशांक राठौड़ की मौत से पहले पिता को सिर धड़ से अलग करने का मैसेज भी मिला।
उदयपुर और अमरावती के बाद ये 2 हत्याकांड ऐसे हो चुके हैं जिनमें शक की सुई गला काट गैंग की तरफ है, लेकिन गले पर हमला ना करने के चलते पुलिस गला काट गैंग से सीधे कनेक्शन नहीं जोड़ पा रही है, बल्कि निशांक राठौड़ की मौत का मामला तो आत्महत्या जैसा लग रहा है, जबकि परिवार आत्महत्या के एंगल से इनकार कर रहा है। प्रश्न उसमें यही है कि उसके मोबाइल से ही वो मैसेज क्यों होते और उसकी बॉडी में कहीं खरोच नहीं है। रेलवे ट्रैक पे खुदकुशी करने वाली गाड़ी छत पिचक हो जाती है, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर कोई निशान नहीं है, इसलिए वो संदेह की परिधि में है। तो उसमें जांच होकर जो भी स्थिति वो क्लियर होना चाहिए। मध्य प्रदेश का निशांक केस और कर्नाटक के प्रवीण हत्याकांड में गला काट गैंग की भूमिका मानी जा रही है। प्रवीण की हत्या के बाद बीजेपी नेताओं ने एक बार फिर पीएफआई की तरफ उंगली उठाना शुरू कर दिया है। उदयपुर, अमरावती, ये दोनों हत्याकांड को अंजाम देने वालों के तार पीएफआई से ही जुड़े मिले थे। प्रवीण हत्याकांड के तार भी पीएफआई के मॉड्यूल से जुड़े होने की आशंका है। फरवरी के महीने में कर्नाटक में हिजाब विवाद उठा था, याद है आपको? हिजाब के समर्थन में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इसकी राजनीतिक शाखा एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने प्रदर्शन किए थे। अब बीजेपी नेता इन्हीं पर प्रवीण नेट्टारू की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र ने यह आरोप लगाया है कि प्रवीण की हत्या के पीछे हिजाब को लेकर प्रदर्शन करने वाले संगठनों का हाथ है। आशंका है कि हमलावर केरल से आए थे और हत्या के बाद केरल ही भाग गए। केरल ही पीएफआई का सबसे बड़ा गढ़ है। हत्याकांड से जुड़े पीएफआई कनेक्शन पर हमने एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, समझ के लिए समझिए। बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण की हत्या में शक की सुई अगर पीएफआई की तरफ घूम रही है तो उसकी वजह बहुत सारी है। दरअसल केरल राज्य पीएफआई का गढ़ है। जिस इलाके में प्रवीण की हत्या हुई वो केरल की सीमा के नजदीक है। हत्यारे जिस बाइक से आए उसका रजिस्ट्रेशन केरल का था। पुलिस का अंदाजा है कि हत्या के बाद हत्यारे केरल भाग गए होंगे। कर्नाटक के गृह मंत्री भी अंदेशा जता चुके हैं कि हत्या के पीछे हिजाब समर्थक प्रदर्शन करने वाले पीएफआई के कार्यकर्ताओं का हाथ हो सकता है। कर्नाटक पुलिस केरल की मदद लेकर मामले की जांच अब करेगी। बीजेपी खुलकर कह रही है कि हत्या के पीछे सीधे सीधे पीएफआई का हाथ है। इनिशियली रिपोर्ट जो आ रहा है केरल का जो एसडीपीआई और पीएफआई का लिंक है, ऐसे मैसेज मीडिया में वगैरह आ रहा है, मीडिया और सोशल मीडिया में। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन इसके लिए जो पीएफआई और एसडीपीआई को जो बढ़ावा दिया है वो उधर केरल में और इधर भी कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी उसको बढ़ावा दे रहे हैं। गला काटने वालों के तार अब से पहले भी पीएफआई से जुड़े मिले हैं। उदयपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी रियाज मोहम्मद अत्तारी और मोहम्मद गौस पीएफआई के एक्टिव सदस्यों के संपर्क में थे। सिर तन से जुदा का नारा लगाने वाला एक मुख्य आरोपी गौहर चिश्ती भी पीएफआई कार्यकर्ताओं के संपर्क में था। अमरावती हत्याकांड में भी पीएफआई का कनेक्शन सामने आया था। अमरावती हत्याकांड में भी एनआईए ने पीएफआई के अमरावती जिला अध्यक्ष सोहेल नदवी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। इसे सहयोग नहीं कहा जा सकता कि देश में जहां भी हिंसक प्रदर्शन होते हैं या सिर तन से जुदा करने का नारा दिया जाता है, उन लोगों का कनेक्शन पीएफआई से निकलता है। गला काटने वाले गैंग के निशाने पर ऐसे लोग हैं जो नुपुर शर्मा, कन्हैया लाल के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। इसी कड़ी में अब दिल्ली में रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल को धमकी मिली है। इस धमकी में लिखा है कि अल्लाह का पैगाम है, विनीत जिंदल तेरा भी सिर तन से जुदा करेंगे जल्दी ही। वकील विनीत जिंदल ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवा दी है। सवाल यह है कि धमकी मिली क्यों? तो इसका जवाब है, वकील विनीत जिंदल ने अजमेर दरगाह से जुड़े खादिम और अंजुमन कमेटी के सचिव आदिल चिश्ती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आदिल चिश्ती ने हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। अजमेर दरगाह के चिश्तियों का कनेक्शन भी पीएफआई से मिला है। दरगाह अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से कनेक्शन होने का आरोप लगा है। यानी जहां भी गला काटने,
सिर तन से जुदा करने की धमकी होती है, उसके तार पीएफआई से जरूर जुड़े हुए होते हैं। मास्टर स्ट्रोक में अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ एक और कांड को लेकर बहुत बवाल है। बंगाल में कैश कांड, नए झापों के बारे में अब बात करनी है। मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता के फ्लैट पर ईडी ने रेड का दूसरा राउंड शुरू किया। नोटों का वहां भी अंबार निकल आया, मशीनें मंगवानी पड़ी। 4 ठिकानों पर रेड की ईडी ने। उनके एक फ्लैट में फिर बेशुमार कैश मिला। उसके बाद ईडी के अफसरों ने बैंक के अधिकारियों को फ्लैट में बुलाया, नोटों की गिनती शुरू करवाई। नोटों का ये जखीरा इतना बड़ा है कि नोट गिनने के लिए 5 मशीनें मंगाई गई और अब नोट गिनने का सिलसिला चल पड़ा है। ईडी ने प्रॉपर्टी के कुछ दस्तावेज भी बरामद किए हैं। बीजेपी पहले ही इस बात का ये दावा कर रही है कि 21 करोड़ कैश का जब्त होना मामूली सी बात नहीं है, ये घोटाला 1000 करोड़ का हो सकता है। ईडी की जांच और छापेमारी ये साबित कर भी रही है या उसमें ये साबित हो भी रहा है कि ये घोटाला छोटा मोटा नहीं, बड़ा है। आप देखिए कैश कांड की नई कड़ी में काले धन की कहानी के तार कहां से शुरू हो रहे हैं और कहां तक पहुंच रहे हैं। कितनी प्रॉपर्टी, कितने कहाँ पैसा है, अभी तो कोई उसका ठिकाना नहीं है। हजारों करोड़ का घपला है, इतने साल से हो रहा है। पश्चिम बंगाल के करप्शन कांड पर बीजेपी नेता दिलीप घोष की ये भविष्यवाणी कुछ ही घंटे बाद सच साबित होती नजर आई, क्योंकि ईडी की टीम को अर्पिता के इस नए ठिकाने पर काले धन का नया खजाना मिल गया। पहले टॉलीगंज और अब बेलघरिया। ईडी को अर्पिता के बेलघरिया के इसी फ्लैट से भारी मात्रा में कैश मिला है। इसके बाद बैंक के ऑफिसर्स को बुलाकर पैसे की गिनती शुरू की गई। इसके लिए बैंक ऑफिसर्स नोट गिनने की 5 मशीनें लेकर मौके पर पहुंचे। अर्पिता के टॉलीगंज वाले घर में 21 करोड़ कैश मिलने के बाद ईडी ने लगातार अर्पिता और पार्थ से सवाल किए। इसके बाद अब रेड पार्ट 2 की शुरुआत हुई। बेलघरिया में अर्पिता के 2 फ्लैट्स पर ईडी ने छापा मारा। देवानपारा में अर्पिता के पैतृक आवास पर भी रेड हुई। कोलकाता में भी अर्पिता के एक अपार्टमेंट पर रेड हुई। ईडी की टीम जब अर्पिता के पैतृक निवास पर पहुंची तो वहां उसे विरोध का भी सामना करना पड़ा। इस दौरान एबीपी न्यूज की टीम भी मौके पर मौजूद थी। हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने वहां के लोगों से बात भी की। अर्पिता मुखर्जी के अलग अलग ठिकानों पर ईडी रेड कर रही है। गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन अब रेड के द्वारा ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो दस्तावेज मिले हैं वो और कहां कहां जुड़े हुए हैं। ये उनका पुश्तैनी मकान है बेलघरिया इलाके में, जहां पर अभी भी मां रहती हैं, और यहीं पर क्योंकि दरवाजा बंद था तो ईडी दूसरी तरफ से घुसकर ऊपर जाकर इस समय रेड कर रही है। यहाँ पे आती थी, रात को आती थी, सुबह को चले जाती थी। वो 2 टाइम 3 टाइम देखा है। अभी तो 20 साल हो गया। 2002 में हम लोग पास हुए थे, उस टाइम पे एचएस पास हुए थे। इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं, मैंने जानते नहीं। इनका माँ रहता है यहाँ पे, यह जानते हैं हम लोग। ईडी की नजर अब अर्पिता के कारोबार पर है, क्योंकि शक है कि काले धन की कमाई को अलग अलग कारोबार में लगाकर इसे वाइट किया जा रहा था। ईडी को शक है कि भर्ती घोटाले के पैसों को ही ब्लैक से वाइट करने के लिए अर्पिता ने फिल्मों में पैसे लगाए। कितनी प्रॉपर्टी, कितने कहाँ पैसा है, अभी तो कोई उसका ठिकाना नहीं है। अभी 100 करोड़ से ऊपर गया है पार्थ बहू का। रोज नया संधान आ रहा है, नए नए लोगों का नाम आ रहा है, उनका भी पूछताछ होने वाला है। जितना पूछताछ होगा उतना और जो भ्रष्टाचारियों की संख्या बढ़ेगी और धन की प्रॉपर्टी की भी परिमाण बढ़ेगा, और इसीलिए बहुत दूर तो जाना है। हजारों करोड़ का घपला है। ईडी सूत्रों के मुताबिक अर्पिता और पार्थ का रिश्ता 1 दशक से ज्यादा पुराना है। 2012 में पार्थ के साथ सिंगापुर गई थी अर्पिता। 2012 में पार्थ ब्यूटीफुल बंगाल समिट में सिंगापुर गए थे। सिंगापुर में निजी ट्रिप पर अर्पिता पार्थ से मिले। 2012 में ही घोटाले की शुरुआत हुई। अर्पिता और पार्थ के रिश्ते 2011 से पहले के हैं। पार्थ के घर से अर्पिता की जमीन के 2011 से पुराने कागज मिले। ईडी को 100 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का शक है। अर्पिता पर जैसे जैसे शिकंजा कस रहा है, पार्थ की मुश्किलें बढ़ रही हैं और इसकी आंच शायद टीएमसी तक भी पहुंच सकती है। इसीलिए ममता बनर्जी सीधे तौर पर तो पार्थ का बचाव नहीं कर रही, लेकिन बीजेपी पर हमलावर जरूर है। আমি আবার আপনাদের বলছি 2024-এ বিজেপি আসবে না, আসবে না, আসবে না।
কি অঙ্ক, কেন অঙ্ক, কোথা থেকে এলো, এত সিট কোথায় যাবে বলতে পারবো না। অ্যাস্ট্রোলজিকরাও বলতে শুরু করেছে, অ্যাস্ট্রোলজাররাও। সেই জন্যই ওই বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি তৈরি করা, ওই বাড়িতে যাবার আর হবে না। ममता के इस हमले का जवाब देने के लिए बीजेपी मिथुन चक्रवर्ती को सामने लाई, जिन्होंने टीएमसी के विधायक तोड़ने की बात कह दी। এই মুহূর্তে যখন বসে আছি 38টা তৃণমূল এমএলএ আমাদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্কে আছে, তার মধ্যে 21 জন আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট, বাকিটা আপনি হিসাব করুন। इतना साफ है कि इस करप्शन कांड की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसके दाग बहुत से लोगों के दामन पर हैं, जिनका सामने आना अभी बाकी है। ममता बनर्जी कह रही है 2024 में बीजेपी नहीं आएगी, लेकिन वो अभी इस बात को जानती है कि ईडी आएगी। अभी उनके मंत्री के यहाँ पर है और बाकी तमाम जिन पर आरोप लगे हैं उनके यहाँ भी आएगी। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेटेस्ट तस्वीर आई है अर्पिता के घर पर जो कैश बरामद हुए हैं, ये देखिए। और कहाँ कहाँ किस तरीके के नए नए नीले, हरे, गुलाबी जो भी नोट है मिल रहे हैं, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। तो आपको बता दें अर्पिता के एक और घर से मिले कैश की कुछ तस्वीरें हमारे पास आई है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर। आपको उसकी झलक दिख रही है। इनकी गिनती करवाने के लिए 5 मशीनें और बैंक ऑफिसर्स को बुलाया गया है। ओम प्रकाश तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, ये तस्वीर उन्हीं के पास पहुंची। ओम प्रकाश, ये तस्वीरें बता रही है कि पैसा सिर्फ एक ही घर में नहीं, कई इलाकों में छुपा है। बिल्कुल रुबिका, मैं आपको बता दूं, ये अर्पिता के घर की तस्वीरें हैं सूत्रों के मुताबिक, और ये कैश की गिनती का काम लगातार जारी है। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस घर से गोल्ड बार, कुछ प्रॉपर्टीज के दस्तावेज, कुछ सेल डीड तथा अन्य सामान बरामद हुआ है। बरामद हुई रकम करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। अर्पिता का एक दूसरा घर है जहां से करोड़ों की कथित बरामदगी बताई जा रही है। इसके पहले अर्पिता के पहले घर से 21 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद हुई थी। फिलहाल ईडी के अधिकारी बैंक अधिकारियों की मदद से इन नोटों की गिनती का काम कर रहे हैं। रूबिका, हम इंतजार करते हैं कि ये कितने करोड़ की गिनती तक पहुंचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जानकारी देने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।